नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सतेंद्र तोमर स्वागत करता हूं आपका टारगेट विद सतेंद्र यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सबको पता है कि आपको प्रतिदिन एक करंट अफेयर्स की जो है वो क्लास मिलती है लगभग 15 मिनट के आसपास की। और इस क्लास के अंतर्गत प्रतिदिन की जो घटनाएं होती हैं उन पे हम बात करते हैं। घटनाएं तो बहुत सारी होती हैं लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड घटनाओं पे बात करते हैं। 2 से 3 न्यूज होती हैं पर डे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए जो है हम चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ओमान की। ओमान जो है इसने एक रियाल का पॉलीमर नोट जो है वो जारी किया है ना। यहाँ की जो करेंसी है वो आपकी क्या है, रियाल है। तो एक रियाल का पॉलीमर नोट जो है वो जारी किया है। पॉलीमर जो है आप समझते हैं, पॉलीमर या बहुलक से बना हुआ एक तरीके से, क्योंकि जो नोट होते हैं वो सामान्य तौर पर कपास पर आधारित नोट जो है वो बनाए जाते हैं, लेकिन ये नोट जो है वो पॉलीमर से बना हुआ है। 11 जनवरी 2026 से ये नोट जो है वो ओमान में प्रचलन में लाया जाएगा। ओमान जो देश है ये प्रायद्वीपीय या हम ये कहें अरेबियन देश है। जो आपका अरब प्रायद्वीप है उस पर स्थित एक देश है, इसका नाम है ओमान। ये जो देश आपको दिख रहा है यहाँ पर मैंने जो लोकेशन दिखाई है, इस देश का नाम है आपका ओमान। ओमान की जो राजधानी है वो है आपकी मस्कट। यहाँ की जो करेंसी है वो ओमानी रियाल है। और यहाँ पर एक जल संधि भी बन रही है जिसका नाम है हॉर्मुज जल संधि, जो कि इराक को ओमान और यूएई से अलग करती है ना। तो ये तो ज्योग्राफिकल जो है लोकेशन है इसकी। 11 जनवरी 2026 से यहाँ की जो केंद्रीय बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है ओमान की, वो इसको प्रचलन में लेकर आएगी। उद्देश्य क्या है इस करेंसी को जो है लाने का? तो इस करेंसी को लाने का उद्देश्य है, एक तो ये बना हुआ है पॉलीमर का, तो नॉर्मल सी बात है, यानी ये जो नोट है वो खराब नहीं होगा जल्दी ही। ड्यूरेबिलिटी जो है वो इसकी ज्यादा होगी, ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। क्योंकि जब नोट खराब हो जाता है तो जो केंद्रीय बैंक होता है वो उसको रिप्लेस करता है, उसकी जगह पे पुराने नोट को जमा करेगा, नए नोट को लेके आएगा। तो उसमें कॉस्ट ज्यादा आती है। तो एक बार में ही ऐसा नोट बना लें जिससे क्या है वो ज्यादा लंबे समय तक चले, तो वो अच्छा होगा। इसके अलावा इसको कॉपी करना भी आसान नहीं है भाई, नकली नोट बनाना जो है वो आसान नहीं हो पाएगा इससे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ओमान की जो कल्चर है उस कल्चर को जो है वो इस नोट पर दिखाया गया है। ये जो नोट है, इस नोट के डिजाइन की अगर हम बात करें तो इसके आगे वाला जो हिस्सा है, फ्रंट वाला जो हिस्सा है, उस पे ओमान बोटेनिक गार्डन का चित्र बना हुआ है। इसकी जो बैक साइड है उस पे सैयद तारिक बिन तैमूर का चित्र है। दुक्म बंदरगाह दिखाया गया है, एक रिफाइनरी दिखाई गई है, एक लेवान जो वृक्ष है, पेड़ है, वो दिखाया गया है इस पे, है ना। इसकी लंबाई है 145 mm, है ना, 145 मिलीमीटर। और इसकी जो चौड़ाई है इस नोट की वो है 76 मिलीमीटर की, है ना। तो इतना ध्यान रखिएगा ओमान के बारे में। ओमान की राजधानी मस्कट है, करेंसी ओमानी रियाल है, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की अरेबिक है या अरब भाषा यहाँ पर बोली जाती है। यहाँ की जो जनसंख्या है वो 52.8 लाख है। फिर हम बात करते हैं, ये जो है आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये है, ये भारत में हायर एजुकेशन है ना। हायर एजुकेशन की बात हो रही है, मतलब 12th के बाद की जो एजुकेशन होती है उसको हायर एजुकेशन कहा जाता है। और अगर हम देखें तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की थी। नीति आयोग जो है ना, भारत के अंतर्गत एक सर्वोच्च संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उस रिपोर्ट का नाम था भारत में उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण संभावनाएं, क्षमता और नीतिगत सिफारिशें। यानी एक तरीके से ये बात हो रही है कि भारतीय शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण किया जाए। भारत के बहुत सारे बच्चे जो है वो विदेशों में पढ़ने जाते हैं, तो ऐसा क्यों है? क्या भारत की जो एजुकेशन क्वालिटी है वो खराब है, या जो विदेशी छात्र हैं वो भारत पढ़ने आते हैं तो इतने कम छात्र क्यों आते हैं भारत? तो इसके जो भी है ना, इसमें सुधार हो सकते हैं, वो सारी की सारी सिफारिशें जो है वो यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा की गई हैं। अगर हम बात करें कि भारत सरकार जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई थी आपकी 2020 में, और ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो नीति आयोग की सिफारिशें हैं ये एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार है। अभी सरकार एक विधेयक भी लेकर आई है संसद में, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025। इसमें जो है हायर लेवल पर, हायर एजुकेशन लेवल पर जो है जो भी सुधार हो सकते हैं उसके लिए ये विधेयक जो है वो आया है। और ये बताया गया है इस रिपोर्ट में कि अगर 28 छात्र भारत से विदेशों में पढ़ने जाते हैं तो विदेशी छात्र जो है वो एक पढ़ने आता है ना। यानी 28:1 का अनुपात है,
ये अनुपात बहुत ज्यादा है। आप समझ रहे हैं, मतलब विदेशी छात्र आ रहा है एक, और भारतीय छात्र विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं कितने, 28। इसका मतलब 27 छात्रों का अंतर है, 28 और 1 का रेशियो है ये। 2025 में भारतीय जो छात्र जो विदेशों में पढ़ने गए, उनका खर्चा कितना था, उनका खर्चा जो है वो 2025 में 6.2 लाख करोड़ जो है ना। आप समझ सकते हैं कितना खर्चा है, जो कि जीडीपी का 2%, यानी हमारे जीडीपी का 2%, तो हम, हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो विदेशों में जाकर खर्च कर दे रहे हैं पढ़ाई पर। इसके अलावा अगर हम देखें तो व्यापार घाटा, हमारा जितना भी व्यापार घाटा है, उस व्यापार घाटे का 75% निकलता है। ये आपका जो खर्चा कर रहे हैं स्टूडेंट विदेशों में जाकर, वो 75% है किसका, व्यापारिक घाटे का। अच्छा, 2022 में अगर आप देखें तो जो विदेशी छात्र जो भारत पढ़ने आए, है ना, इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स थे, उनकी संख्या 2022 में कितनी, 47,000। टारगेट ये बनाया गया है कि 2047 तक ये संख्या जो है, अगर ये सारे सुधार कर दिए गए, जैसा नीति आयोग बता रहा है कि ये सुधार होने चाहिए, अगर उन सारे सुधारों पर जो है वो सही तरीके से काम किया जाए, जमीनी स्तर पर काम किया जाए, तो ये संख्या 47,000 से बढ़कर 8 से 11 लाख के आसपास हो सकती है ना। 7.89 लाख से लेकर 11 लाख तक ये संख्या हो जाएगी विदेशी छात्रों की। भारतीय छात्र जो है वो अगर आप देखें तो 13.5 लाख छात्र जो है वो विदेशों में पढ़ रहे हैं, जिसमें से यूएसए, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों देशों में ही 8.5 लाख छात्र हैं। 13.5 में से 8.5 लाख छात्र तो केवल इन 3 देशों से है, ऐसा नीति आयोग ने कहा है। आगे क्या करना है, तो नीति आयोग ने इसके लिए 22 नीतिगत सिफारिशें की हैं, 76 कार्य योजनाएं, प्रोजेक्ट्स जो हैं, और आपके 125 प्रदर्शन संकेतकों पर काम करने की जो है वो बात कही है। इसके लिए बोला गया है कि एक भारतीय विद्या कोष जो है वो बनाया जाए, 10 अरब डॉलर का, है ना, जिससे हम बच्चों को क्या करेंगे, जो भी बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप देंगे, जो एजुकेशन क्वालिटी है उसको जो है बेस्ट करेंगे, बेहतर करेंगे, जिससे विदेशी छात्र जो है भारत में आने को आकर्षित हो, विदेशी छात्रों को स्कॉलरशिप देंगे। इसके लिए भारतीय विद्या कोष बनाया जाएगा। विश्व बंधु छात्रवृत्ति एवं फेलोशिप जो है, ये भी एक अपने आप में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि संगठन कह दो, फंड कह दो, है ना। इसके अलावा भारत की आन, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारतीय मूल का है, विदेशों में रह रहा है, ऐसे लोगों को आकर्षित करने के लिए क्या करेंगे, भारत के अम्बेसडर वगैरह, राजदूत वगैरह नियुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा एरास्मस प्लस जो है वो स्टार्ट करने की बात कही गई है। एरास्मस प्लस क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, एरास्मस प्लस का संबंध किससे है। तो इसमें हम बिम्स्टेक जैसा संगठन, ब्रिक्स जैसा संगठन और आसियान जैसा जो संगठन है, इन संगठन में जितने भी सदस्य देश शामिल हैं, यहाँ के छात्रों को आकर्षित करने के लिए जो है ये हम बना रहे हैं एरास्मस प्लस। इसमें हम एजुकेशन की क्वालिटी को सुधारना, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, है ना, यहाँ के छात्रों को आकर्षित करने के लिए स्कॉलरशिप वगैरह देना। तो इसको टैगोर ढांचा जो है वो नाम दिया गया है ना। कैंपस विद इन कैंपस, यानी जो विदेशी यूनिवर्सिटी हैं उनको हम कहेंगे कि भाई भारत में आके आप अपने कैंपस जो है वो बनाओ, भारतीय यूनिवर्सिटी के अंदर ही, है ना। यानी कैंपस विद इन कैंपस, यानी हमारा जो भारतीय यूनिवर्सिटी है, भारतीय जो कैंपस है ना, उस कैंपस के अंदर ही आप अपना एक कैंपस डाल दो, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ही आप अपना एक सेटअप डाल दो। ऐसे जो है एक तरीके से कैंपस विद इन कैंपस की जो है वो यहाँ पर बात कही गई है। नीति आयोग के बारे में आप जानते ही होंगे। नीति आयोग की स्थापना जो है वो आपकी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। पहले इसे योजना आयोग कहते थे। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग का नाम चेंज करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, हमेशा भारतीय प्रधानमंत्री होगा, कोई भी व्यक्ति हो, है ना। इस समय नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष जो है इसकी नियुक्ति होती है, सुमन बेरी जो है वो इस समय उपाध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति होती है। इसकी जो गवर्निंग काउंसिल होती है, शासी परिषद होती है नीति आयोग की, इसमें सभी राज्यों के सीएम होते हैं। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं या विधानसभा है, वहां के मुख्यमंत्री, और जिनमें विधानसभा नहीं है वहां के गवर्नर जो है वो इसके मेंबर होते हैं। यानी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, और जहां मुख्यमंत्री नहीं है वहां के राज्यपाल, ऐसे मान लो आप, ठीक है। ये गवर्निंग काउंसिल के जो है वो मेंबर होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज है 2025 में सांता क्लॉज। आप लोगों को पता होगा कि 25 तारीख को, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे है ना। सेंटा क्लॉज जो है वो चलता रहता है मामला।
तो ये जो सेंटा क्लॉज की जो प्रथा है, क्रिसमस डे मनाने का जो ट्रेंड है, ये नॉर्थ अमेरिका से आया है, उत्तरी अमेरिका से। और उत्तरी अमेरिका में इस दिन को खुशी का प्रतीक जो है वो माना गया है, दान का प्रतीक, दया का प्रतीक माना गया है। और यहाँ पर जो है आपका नोराड का, अगर ना आपने नाम सुना हो, नहीं भी सुना है तो आप ऐसे मान लीजिए, नॉर्थ अमेरिकन एयरो स्पेस है ना, डिफेंस जो है, इसके द्वारा जो है ये मनाया जाता है। और एक संत थे जिनका नाम था सांता या सेंटा नाम था, है ना। और जो सेंटा या सांता थे, ये अगर आप देखें तो 1600 साल इनकी उम्र जो है वो बताई जा रही, लगभग, है ना, लगभग इस बार ये 1600 साल के हो जाएंगे 2025 में। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 25 दिसंबर, है ना, 2025 जो है आपका क्रिसमस डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी, लेकिन अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय या NSUT, है ना, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी NSUT और भारतीय सेना के बीच में एक समझौता हुआ है। और वो समझौता हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर को लेकर, जिसमें ये यूनिवर्सिटी जो है वो भारतीय सेना के, है ना, जो सॉफ्टवेयर है उनमें सुधार से संबंधित जो भी सलाह हो सकती है, इसके अलावा जो भी सॉफ्टवेयर जो यूनिवर्सिटी बनाएगी वो बेहतरीन से बेहतरीन सॉफ्टवेयर सेना को प्रोवाइड करवाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सेना की जो है मदद करेगी। तो नॉर्मल सी बात है, हम कह सकते हैं कि इससे सेना हमारी मजबूत होगी, आत्मनिर्भर बनेगी, है ना। और नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इसके अलावा एक संगठन है जिसका नाम है DRDO। DRDO की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए DRDO का फुल फॉर्म क्या है ना, रिसर्च डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट या एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। DRDO की एक सरकारी संगठन है जो आपका सेना से संबंधित उपकरण वगैरह जो है, मिसाइल वगैरह बनाने का कार्य करता है ना, सेना के लिए हथियार बनाता है DRDO। और एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। ये गुजरात के गांधीनगर में है। हालांकि इसके जो अन्य परिसर हैं, इसने, ये मेन यूनिवर्सिटी तो गुजरात में ही है, गांधीनगर में, लेकिन इसके जो अन्य परिसर हैं वो आपके कहाँ पर, तो लखनऊ और भोपाल में भी हैं। तो जो आपका राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है, इसको हम RRU भी बोलते हैं। और DRDO के बीच में एक समझौता हुआ है। और समझौता जो है ना, ये समझौता का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है इंटरनल सिक्योरिटी, है ना, आंतरिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना, है ना। तो टेक्नोलॉजी के मामले में ये मदद करेगा DRDO की। ये जो विश्वविद्यालय है ये तकनीकी के मामले में, डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में DRDO की मदद करेगा। फिर हम बात करते हैं, कुछ फैक्चुअल चीजें हैं छोटी छोटी, जैसे गोल्डन स्पाइस किसको कहते हैं, क्योंकि ये चीजें चर्चा में रही हैं अभी हाल ही में, इसलिए थोड़े से नाम जो है वो स्टैटिक जीके के तौर पर याद रखना। गोल्डन स्पाइस हल्दी को कहते हैं। हल्दी में एक जो है कुरकुमिन नाम का एक जो है पिगमेंट पाया जाता है ना। कुरकुमिन एक केमिकल पाया जाता है इसके अंदर, हल्दी के अंदर, जिसके कारण इसका रंग पीला होता है और इसके बहुत सारे औषधीय उपयोग भी होते हैं। रेड गोल्ड किसे कहते हैं? तो केसर को कहते हैं। ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं? ब्लैक पेपर या काली मिर्च को कहते हैं। भारत का कौन सा शहर जो है वो साहित्यिक शहर के नाम से, है ना, सिटी ऑफ लिटरेचर के नाम से जाना जाता है? कोझिकोड, केरल, केरला का एक शहर है कोझिकोड। ये वही शहर है जहां पर वास्को ड गामा आया था, पहले इसको कालीकट कहते थे। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था। इसने 2023 में कोझिकोड शहर को जो है साहित्य का शहर जो है वो घोषित किया था, है ना। तो न्यूज आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छा, जो भी न्यूज है ना, पूरे दिन के अंदर 2 से 3 न्यूज होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो है वो चल रही हैं। अभी जैसे दीपू दास की बांग्लादेश में हत्या, है ना। तो रेडिकल चरमपंथी घटनाएं जो है वो घटित हो रही हैं। रात को मैं एक जो है वीडियो देख रहा था, एक रील देख रहा था, उसमें पाकिस्तानी कोई पॉलिटिशियन है, उसने कहा है कि बांग्लादेश ऐसा करता रहे, अगर भारत आप पे अटैक करेगा तो हम आपके साथ हैं। तो बिल्कुल उस पे मैं कहना चाहूंगा
कि जो भी व्यक्ति, जो पॉलिटिशियन है, जो कह रहा है, मैं उसको कहना चाहता हूँ एक बात कि अबे सुअर, 1971 में धोया, 1965 में धोया, 1999 में धोया, बार बार पिटकर भी जो है वो अकल नहीं आ रही। अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से धोया था। भाई ये समझना चाहिए कि देश के जन्मदाता 1971 में बांग्लादेश का निर्माण किसने करवाया? भारत ने। और जब बांग्लादेश का हम निर्माण करवा सकते हैं तो हम चाहें तो कब्जा भी कर सकते हैं। 48 घंटे का समय दे दो भारतीय सेना को, पूरा का पूरा बांग्लादेश चुटकियों में अंदर आ जाएगा। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या है राष्ट्रीय नेतृत्व में। जब राष्ट्रीय नेतृत्व आपका कमजोर होता है ना, तो ये बेइज्जती होती है। चाहे वो दीपू दास की हत्या से रिलेटेड मामला हो, चाहे वो आपका अभी उसके बाद एक और घटना घटित हुई, 7 साल की जो बच्ची थी उसको जिंदा जला दिया बांग्लादेश के अंदर। तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो इतना कमजोर है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा इस पे। अरे एक धमकी दे देंगे ना सही ढंग से, तो बांग्लादेश की हवा टाइट हो जाएगी। लेकिन ऐसा करने के लिए मजबूती चाहिए, साहस चाहिए, 56 इंच का सीना चाहिए, जो राष्ट्रीय नेतृत्व में दिख नहीं रहा है। चलिए इसी के साथ ही मैं वीडियो को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच।